देखिए, भारत में जो है कई सारी कंपनियां हैं जिसका नाम अभी जो है गिनवाया गया और कैसे उनकी स्थापना हुई, कैसे उनका पतन हो गया, सारी चीज़ें आप लोग पढ़ चुके हैं। हाँ, अंग्रेज आए वो तो आपने पढ़ा, इस्टेब्लिशमेंट कैसे हुआ वो भी आपने थोड़ा बहुत पढ़ा, लेकिन उनके पतन की कहानी आपने नहीं पढ़ी क्योंकि उनका पतन भारत की आज़ादी के साथ होगा। बट ओवरऑल आपने सारी चीज़ें पढ़ ली। अब अगली चीज़ जो आपको पढ़नी है वो है आपके फ्रेंच। फ्रांस भी भारत में आए थे, फ्रांस से लोग, और ये सबसे आखिर में भारत आए। और ऐसा नहीं था कि 47 में जो है आज़ादी के साथ ही भाग गए थे ये लोग। 53-54 के टाइम पे जो है ये लोग गए भारत से पौंडीचेरी छोड़ के। तो ये लोग भी आज़ादी के वक्त नहीं गए थे, बिल्कुल वैसे ही जैसे कि पुर्तगाली थे। इनके भारत आगमन के जो टाइम पीरियड माना जाता है वो माना जाता है 1664। फ्रांस में एक फाइनेंस मिनिस्टर थे, नाम था जेबी कोलबर्ट। ठीक है, इनका आइडिया था, इनकी रणनीति थी, और एक कंपनी इन्होंने स्टैब्लिश की। खास बात यह है कि इसके पहले जितने भी यूरोपीय भारत में आए, पुर्तगाली हों, डच हों, डेनिश हों, इंग्लिश हों, उन सभी की कंपनियां प्राइवेट थीं, प्राइवेट लोगों ने बनाई। लेकिन फ्रांसीसी भारत में आए तो वो आइडिया किसका था? जेबी कोलबर्ट का। और जेबी कोलबर्ट कौन था? एक फाइनेंस मिनिस्टर था। फाइनेंस मिनिस्टर यानी कि एक सरकारी पद पे बैठा हुआ शख्स। कंपनी जो बनाने का इसने रिकमेंड किया वो कंपनी भी बनी कैसी? गवर्नमेंट कंपनी बनी, बाकी सब प्राइवेट कंपनी थी। जो कंपनी बनी उस कंपनी का नाम क्या था? आसान भाषा में किताबों में लिखा रहता है फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी। ठीक है, बट एक्चुअल में इस कंपनी का जो नाम था वो थोड़ा सा अलग था। उसका नाम क्या है? इसको जो है रमेशा प्रोनाउंस करेंगे अभी। बताइए रमेशा जी, क्या लिखा है? बताइए। कंपनी देस इंडेस ओरिएंटल्स। ठीक है, ये कंपनी का क्या? हाँ, वो 1953-54 में गए भारत छोड़ के, ये बताएं, उसको याद करने की जरूरत नहीं। तो बहरहाल फ्रांसीसी मत सोचिएगा, भूल जाइए, हम 53-54 बताएं, ठीक है। तो देखिए, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी, ये बस याद रखिएगा, नीचे का टाइटल आप लोग भूल जाइए। ये स्टेब्लिश हुई आपकी 1664 ईस्वी में। एकदम वेब सीरीज की तरह कहानी सोचते जाइएगा, दिमाग मत लगाइएगा, बस जो बोल रहे हैं वो मानते रहिए, सुनते रहिए। ये कंपनी जब स्टेब्लिश हुई थी उस वक्त फ्रांस का जो राजा था उसका नाम था लुई 14। ठीक है, लुई 14 कौन है? लुई 14वां हिंदी में बोलते हैं। लुई, फ्रांस में जितने राजा हुए ना सबका नाम लुई रहता था। सबके आगे 1 2 3 4 5 जैसे जैसे होते गए ना, बस अपने आगे वो नंबर बढ़ाते गए। तो इस वक्त लुई 14वें का शासन चल रहा था और ये एक नंबर का तानाशाह राजा था। वो कहता था कि मैं ही राज्य हूँ और मेरा शब्द ही शासन है। शासन की बात आती थी, मतलब उसने जो बोल दिया ना, वहाँ पे रूल रेगुलेशन क्या है, एरिस्टोक्रेसी क्या चाहती है, आम लोग क्या चाहते हैं, उसको कोई मतलब नहीं होता था। उसने जो बोल दिया वो पत्थर की लकीर है, जो नहीं मानेगा वो भुगतेगा, जो मान लेगा उसकी बदले बदले। और इसके सर पे एक भूत सवार था, ये पूरी दुनिया को जीतना चाहता था।
और इसके सबसे बड़े दुश्मन जो थे वो थे इंग्लिश, अंग्रेज। कहानी तो ये थी कि पूरी दुनिया में कहीं भी लड़ाई होती, मान लीजिए कि चाइना और भारत में मान लीजिए आपस में लड़ रहे हैं, और इत्तेफाक से मान लीजिए अंग्रेज या ब्रिटेन फैसला करती है कि हम भारत का समर्थन करेंगे। अब यहाँ पे फ्रांस से कोई लेना देना नहीं है, सिर्फ इसलिए कि अंग्रेज भारत का समर्थन कर रहे हैं, फ्रांसीसी तुरंत पहुंच जाएंगे चाइना के पास कि हम आपका समर्थन करेंगे। तो इस तरीके की दोनों के बीच में कट्टर राइवलरी थी, दुश्मनी थी। उसी दुश्मनी का एक नतीजा था कि ये लोग भी भारत आना चाहते थे, कारोबार तो इनका मेन उद्देश्य नहीं था। अंग्रेजों की बराबरी करने के चक्कर में इन्होंने भी भारत आने का फैसला किया। ठीक है। और इस फैसले के तहत इनकी पहली जो भारत के लिए यात्रा निकलती है वो 1664 में ही आती है। लेकिन ये लोग पहुंच नहीं पाते हैं क्योंकि मेडागास्कर आप लोगों ने एक जगह सुनी होगी, वहीं पे ये फंस गए थे। तो भारत आते आते इनको लेट हुआ। भारत फाइनली ये है 1668 ईस्वी में, और पहुंचे कहाँ पे? सूरत। किसके नेतृत्व, किसके लीडरशिप में पहुंचे? उसका नाम था फ्रैंकोइस कैरों। ठीक है। और यहाँ पे आके इन्होंने पहली फैक्ट्री सूरत में एस्टेब्लिश की, पहली फैक्ट्री की स्थापना की मुगलों से परमिशन लेके। उसके बाद इनका ये सिलसिला बढ़ता रहा और 1669 में इन्होंने दूसरी फैक्ट्री एस्टेब्लिश की, और वो फैक्ट्री थी इनकी मासूलीपट्टनम में। फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी, सिंपल। नहीं, भूल जाइए उसको, मत आप लोग दिमाग लगाइए, नहीं तो आप लोग उसी में कंफ्यूज रहेंगे, फिर कुछ होने वाला नहीं है। वैसे भी वो नाम कहीं नहीं पूछेगा, इसकी गारंटी हम दे रहे हैं। तो 1669 में सेकेंड फ्रेंच फैक्ट्री की स्थापना होती है मासूलीपट्टनम में, यानी कि आज का आंध्र प्रदेश। और ये फैक्ट्री भी परमिशन से ये लोग इस्टेब्लिश करते हैं, और परमिशन ली थी गोलकोंडा के सुल्तान से। और गोलकोंडा का सुल्तान यहाँ पे इतना मेहरबान हुआ। वैसे एक बड़ी दिक्कत ये है, भारतीय शासकों में रही है, कि बड़ा दिल रखते हैं, मेहमान नवाजी जो है के लिए फेमस हैं भारतीय। तो उस टाइम पे भी बड़ा दिल रखते थे, वो 10 रुपए मांगते थे, ये बड़ा दिल करके 25 रुपए देते थे। तो इन्होंने फैक्ट्री का एस्टेब्लिशमेंट किया। गोलकोंडा का सुल्तान इतना बड़ा दिल था, उसने बोला कि आप लोगों को जो है कस्टम ड्यूटी वगैरह नहीं देनी पड़ेगी, आप लोग जो है फ्री में काम करिए अपना। तो इस तरीके से इनकी जो है पावर भी बढ़ती गई, और इनके लिए एक इजी रास्ता भी धीरे धीरे करके क्रिएट होता रहा। लेकिन इसी बीच फ्रैंकोइस कैरॉन को वापस बुला लिया जाता है, और 1673 में भारत में एक नए डायरेक्टर जनरल को भेजा जाता है, जिसका नाम था फ्रांसिस मार्टिन। ठीक है। फ्रांसिस मार्टिन को कहा जाता है कि इसने पौंडीचेरी की स्थापना की थी। स्थापना करने का ये मतलब नहीं कि वो समुद्र में जो है उसने मिट्टी डाल डाल के जमीन बनाई। स्थापना करने का मतलब ये है कि ये पहली बार पुर्तगालियों को मिला, और पुर्तगालियों ने इसको पूरी तरीके से प्रॉपर इस्टेब्लिश किया। ठीक है। फ्रांसिस मार्टिन। ठीक है। कितने लोग लेफ्ट हो गए? मारूफ शम्स एंड 4 मोर लेफ्ट। तालियां हो जाएं। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, मारूफ शम्स आ गए वापस। और कौन लेफ्ट हुआ? सीबा लेफ्ट, रैयान लेफ्ट, और नहीं नाम याद आ रहा। बहरहाल, अब कोई लेफ्ट नो। ठीक है। हम्म। तो 1773 में फ्रांसिस मार्टिन जो है फ्रांसीसी डायरेक्टर जनरल बन के भारत आता है, और यहाँ पे आके शेर खान लोदी नाम का एक किलादार था, वेलिकोंडापुरम का। वेलिकोंडापुरम कहाँ पे है? तमिलनाडु में। यहीं का एक किलादार था जिसका नाम था शेर खान लोदी।
शेर खान लोदी से फ्रांसीसियों ने पौंडीचेरी को लीज पर लिया और 1673 में इसकी एक प्रॉपर इस्टेब्लिशमेंट किया, प्रॉपर स्थापना की। और बाद में यहीं पर उन्होंने एक किला बनाया, पूरे पौंडीचेरी का इन्होंने किलेबंदी कर दी। और उस किले को जो नाम दिया उन्होंने दिया फोर्ट लुई, अपने महाराजा के नाम पे। और ये किला जो है फाइनली 1707 में बन के तैयार होता है। क्या फिर से बताएं? किधर ध्यान था, पहले ये बताइए आप। इससे ज्यादा स्लो क्या पढ़ा है? चलिए फिर से देखिए ध्यान से आप लोग, 5 मिनट में फटाफट। 1664 में फ्रांसीसी जो थे वो भारत आने का फैसला करते हैं, क्योंकि उनको अंग्रेजों से बराबरी करनी थी। अंग्रेजों के ये कट्टर दुश्मन थे, अंग्रेज इनके कट्टर दुश्मन थे, ये अंग्रेजों के कट्टर दुश्मन थे। जहां भी दुनिया में लड़ाई होती, अंग्रेज और फ्रांस आपस में वो खुद भी घुस जाते थे और लड़ना शुरू कर देते थे। जब फ्रांसीसियों को पता चला कि अंग्रेज भारत में जाके एकदम कमा कमा के लाल हो रहे हैं, तो फ्रांस के फाइनेंस मिनिस्टर जेबी कोलबर्ट ने फैसला किया कि हम लोग भी एक कंपनी की स्थापना करेंगे और भारत में जाके व्यापार करेंगे। जिस वक्त जेबी कोलबर्ट ने यह फैसला लिया, उस वक्त फ्रांस के राजा का नाम था लुई 14, जो कि एक तानाशाह था। और तानाशाह का शब्द ही सब कुछ होता है। उसने भी परमिशन दे दी कि ठीक है, आप कंपनी बनाइए और जाके व्यापार करिए। इस मकसद के साथ 1664 में फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की जाती है। और भारत आके इनका मेन काम व्यापार करना नहीं, बल्कि एक्चुअल में अंग्रेजों से लड़ना था। बहरहाल, उनकी पहली यात्रा आती है भारत के लिए 1664 में। लेकिन वो यात्रा भारत पहुंची नहीं उसी साल, क्योंकि मेडागास्कर में ये लोग फंस गए थे। वो यात्रा फाइनली भारत आई 1668 में, और पहुंचते हैं ये सूरत। और सूरत में पहली फैक्ट्री स्टैब्लिश करते हैं फ्रैंकोइस कैरॉन की लीडरशिप में। ठीक है। उसके बाद 1669 में दूसरी फैक्ट्री स्टैब्लिश करते हैं मासूलीपट्टनम में। पहली जो फैक्ट्री स्टैब्लिश हुई थी, यहाँ पे इन्होंने मुगलों से परमिशन ली थी। और सेकंड फैक्ट्री जो स्टैब्लिश की, स्थापना की, यहाँ पे इन्होंने परमिशन ली थी गोलकोंडा के सुल्तान से। जी, कोई कुछ कह रहे हैं? 1664। हम्म। तो सेकंड जो फैक्ट्री स्टैब्लिश हुई वो आपकी मासूली पट्टनम में हुई। न केवल फैक्ट्री की स्थापना हुई, बल्कि गोलकोंडा के सुल्तान ने बोला कि आप लोग यहाँ पे कस्टम ड्यूटी भी, एक तरीके का टैक्स है कह लीजिए, वो भी आप लोग मत चुकाइएगा, मत पे करिएगा। तो शुरू में आते ही आते फ्रांसीसियों की बल्ले बल्ले हो गई थी। लेकिन इन लोगों को जो है कुछ खास इससे मतलब नहीं था, क्योंकि इनका काम क्या था? अंग्रेजों से लड़ना। बहरहाल, फ्रैंकोइस कैरोन को वापस बुला लिया जाता है। और 1673 में एक दूसरा डायरेक्टर जनरल आता है फ्रांस से, जिसका नाम था फ्रांसिस मार्टिन। ठीक है। फ्रांसिस मार्टिन जो है शेर खान लोदी, जो कि वेलिकोंडापुरम का किलेदार था, फ्रांसिस मार्टिन ने शेर खान लोदी से पौंडीचेरी को लीज पे लिया। लीज पे लेने का मतलब ये होता है ना कि उसके मालिक आप नहीं रहेंगे, बल्कि बदले में आप जो भी पैसा डिसाइड हुआ है वो सालाना आप उनको चुकाते रहेंगे। तो इस तरीके से पौंडीचेरी फ्रांसीसियों के हाथ में आ गया। और पौंडीचेरी की उन्होंने किलेबंदी शुरू कर दी और फाइनली एक किला बनाया, जिसको नाम दिया गया फोर्ट लुई। और ये किला जो है बन के फाइनली तैयार हुआ था 1707 ईस्वी में। और इस किले को, या पौंडीचेरी को कह लीजिए, इन्होंने अपना हेडक्वार्टर बना दिया, और यहीं से इनके सारे कार्यक्रम और जो भी कामकाज था वो यहाँ से शुरू हो गया। ठीक है।
ठीक है। तो आंध्र प्रदेश में इन लोगों का इस्टेब्लिशमेंट हो गया, पौंडीचेरी में हो गया। लेकिन जितनी भी कंपनियां हैं, बंगाल उनसे छूटता नहीं है, क्योंकि बंगाल उस वक्त भारत का एक प्रॉस्पेरस रीजन था, बहुत बेहतर रीजन था, बहुत अमीर रीजन था, पैसे पैसे वहाँ पे भरे पड़े थे। तो ये लोग भी बंगाल की तरफ बढ़ते हैं, और वो सन था आपका 1674। और बंगाल में एक जगह है चंद्रनागौर। यहाँ पे इनका सेटलमेंट होता है। ये भी अपने आप नहीं होता, लड़ाई झगड़ा नहीं होती, बल्कि यहाँ पे भी मुगलों का गवर्नर एक था, नाम था शाइस्ता खान। इससे इन लोगों ने परमिशन ली थी, और इस तरीके से भारत में इनका सिलसिला बढ़ता रहा। बंगाल में बालासोर, जो कि उड़ीसा में है, वहाँ पे उन्होंने सेटलमेंट और फैक्ट्री स्टैब्लिश की। इसके अलावा कालीकट में फैक्ट्री स्टैब्लिश की। और फिर उसके बाद तीन इम्पोर्टेंट जगह है। एक आती है आपकी माहे। माहे इनके अधीन हुआ। एक जगह है कराईकल, इनके अधीन हुआ। एक जगह है यानम। ये सब पौंडीचेरी का हिस्सा है। माहे को इन्होंने 1721 में अपने कब्जे में किया, और कराईकाल को 1758 में, ठीक है ना, और यानम को 1731 में कब्जे में किया। इस तरीके से एक के बाद एरियाज इनके कब्जे में आते गए। फिर भी ये बहुत ज़्यादा स्ट्रांग अपने आप को कर नहीं पाए, और ना ही बहुत बड़ा बेस क्रिएट कर पाए इंग्लिश की तरह, अंग्रेज़ों की तरह। क्योंकि 1720-21 में 31 में ये चीज़ें तो इन्होंने ली अपने कब्जे में, लेकिन जैसे जैसे ये चीज़ें मिल रही थी, पीछे की चीज़ें इनके हाथों से निकल रही थी। जैसे कि 1720-21 आते आते सूरत इनके हाथ से निकल गया। मासूलीपट्टनम एक बड़ा इंपॉर्टेंट जो है रीजन था इनके लिए, वो भी इनके हाथ से निकल गया। तो शुरू में जितना तेजी से इनको मिला, उतना ही तेजी से शुरुआत में ही इनके हाथ से सब कुछ निकल गया था। मेन कहानी इनकी बढ़ती है युद्ध के तौर पे, और वो युद्ध होता है उनका कर्नाटक में। अंग्रेजों से तीन लड़ाइयाँ होती हैं, एक के बाद एक। उन्हीं तीन लड़ाइयों की कहानी आपको मेनली यहाँ पे पढ़नी है। उसको इतिहास में जाना जाता है एंग्लो फ्रेंच राइवलरी, या फिर कार्नाटिक वॉर्स के नाम से। कर्नाटक कहाँ पे है? दक्षिण में कहाँ पे? हिंदी में जो है ना, कर्नाटिक वॉर्स को कर्नाटक युद्ध लिखा रहता है ना। तो ये कर्नाटक नहीं है, कई सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये कर्नाटक है, बट एक्चुअली में ये कर्नाटक नहीं है। कर्नाटक इसके अपोजिट साइड है। कर्नाटक का एरिया जो आप देखेंगे ना, पुराना मैप आप निकालिएगा, ये आपका भारत है। ये रीजन जो है ना, ये कर्नाटक आपका था। ठीक है। तो कर्नाटक युद्ध समझने से पहले आप कर्नाटक रीजन और उसकी स्थिति को पहले समझिए। देखिए, शुरुआत में तो कर्नाटक जो है मुगलों के अधीन था। औरंगजेब ने इसको कैप्चर किया था, औरंगजेब की सल्तनत का हिस्सा था। हाँ। हाँ, लेकिन वो असल आज वाला कर्नाटक नहीं है। वो कर्नाटक नहीं, वो कर्नाटक उस वक्त का वो दूसरा रीजन था। ठीक है। ट्रंक जो है, क्या बोलते हैं, पूर्व में, ईस्ट में। ठीक है। ईस्टर्न कोस्ट में। तो पहले तो ये औरंगजेब के अधीन था ये रीजन। लेकिन औरंगजेब की अनफॉर्चुनेटली डेथ हो जाती है कब? 1707 ईस्वी में। तो उसके बाद सब ये रीजन जो है मुगलों के हाथ से निकलना शुरू हुआ, क्योंकि एक बंदा था जिसका नाम था सादतुल्ला खान।
औरंगजेब की डेथ होने के बाद क्या हुआ ना, बहादुर शाह के टाइम पर, उसके बाद भी जितने रूलर है सब किसी काम के नहीं थे। इसी का फायदा उठा के कई सारे जो मुगल दरबार में लोग थे, जो ऑफिशियल्स थे, उन्होंने अपने अपने एरिया को इंडिपेंडेंट घोषित कर दिया, आज़ाद घोषित कर दिया था। उसी कड़ी में सादतुल्ला खान ने भी 1710 में कर्नाटक को इंडिपेंडेंट घोषित किया और खुद को कर्नाटक के नवाब के तौर पे पेश किया और वहां पे शासन करने लगा। ठीक है। और राजधानी जो बनाई कर्नाटक की, उसका नाम था आरकोट। ठीक है। उसके बाद सादतुल्ला खान की डेथ हो गई थी 1732 ईस्वी में। उसकी डेथ के बाद दोस्त अली ने उसकी गद्दी को संभाला। दोस्त अली उसका जो है नेफ्यू था। 1732 में फिर दोस्त अली ने 1732 से लेके 1741 ईस्वी तक शासन किया। ठीक है। कोई दिक्कत यहां तक किसी को? दूसरी एक चीज यहाँ पे समझने की यह है कि कर्नाटक के बगल में यहीं पे आपका हैदराबाद भी है, स्टेट ऑफ हैदराबाद। हैदराबाद भी पहले मुगलों के अधीन था, लेकिन अगेन वही बात कि मुगल कमजोर हुए और मुगलों की कमजोरी का फायदा उठा के कई लोगों ने अपने आप को आजाद किया। और इसी के चलते 1724 में निजामुल मुल्क नाम था, आसफ जाह भी बोलते हैं, इसने अपने आप को हैदराबाद का इंडिपेंडेंट रूलर घोषित कर दिया। ये दो सिनेरियोज, दो स्टेट के बाद बताने का मकसद ये है कि हैदराबाद और कर्नाटक आपस में लड़ते रहते थे। और जब सादतुल्ला खान जिंदा था तो उस वक्त सादतुल्ला खान ने मना कर दिया था कि हम हैदराबाद को रिकॉग्नाइज नहीं करेंगे, उसको मानेंगे नहीं। क्योंकि निजामुल मुल्क चाहता था ना कि कर्नाटक का जो नवाब है यानी कि सादतुल्ला खान, वो मेरी सर्वोच्चता को स्वीकार कर ले। सादतुल्ला खान ने मना कर दिया कि हम भी आज़ाद हैं, तुम भी आज़ाद हो, तुम अपना देखो, हम अपना देखेंगे। तो इस वजह से हैदराबाद और कर्नाटक के बीच में युद्ध चलता रहता था। इसी युद्ध के बीच में जब सादतुल्ला खान की डेथ हुई, दोस्त अली जब गद्दी पे बैठा तो मराठाओं ने कर्नाटक पे हमला किया था। और उसकी वजह से यहाँ पे दिक्कत क्रिएट हुई, क्योंकि दोस्त अली की इसी में डेथ हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। तो कर्नाटक में अब कोई शासन करने वाला बचा नहीं था, क्योंकि दोस्त अली का कोई बेटा नहीं था। इत्तेफाक से दोस्त अली का दामाद एक था जो जिंदा था, उसका नाम था चंदा साहिब। ठीक है। लेकिन ये भी गद्दी पे बैठ नहीं सकता था, क्योंकि चंदा साहिब को मराठा जो है पकड़ के लेके चले गए और उन्होंने जेल में डाल दिया। अब हैदराबाद के लिए रास्ता एकदम साफ हो गया। जो हैदराबाद चाहता था कि कर्नाटक मेरे कब्जे में आ जाए, लेकिन सादतुल्ला खान मना कर रहा था। फिर उसका बेटा है दोस्त अली, तो उसकी वजह से भी नहीं हो पा रहा था। तो सादतुल्ला खान भी अल्लाह को प्यारा और दोस्त अली भी मर गया। और चंदा साहिब जो कि गद्दी पे बैठ सकता था, वो भी मराठाओं के कब्जे में। तो हैदराबाद के लिए रास्ता एकदम साफ, और हैदराबाद ने अपने किसी विश्वसनीय बंदे को, जिस पे भरोसा है, उसको गद्दी पे बैठाने का फैसला किया। और इसी क्रम में वो लोग गद्दी पे बैठाते हैं अनवरुद्दीन खान को। चंदा साहिब जो है कर्नाटक की गद्दी पे बैठ सकता था ना, क्योंकि दोस्त अली की भी डेथ हो गई। और दोस्त अली की डेथ के बाद जाहिर सी बात है उनके परिवार से ही कोई बैठेगा। पहले तो बेटे बैठेंगे, बेटे नहीं है तो फिर कोई और परिवार का बैठेगा। तो परिवार में से एक उसका दामाद था चंदा साहिब जो जिंदा था, वही गद्दी पे बैठ सकता था कर्नाटक की। लेकिन मराठा जो है उसको भी कैद करके लेके चले गया। तो यहाँ पे हैदराबाद के निज़ाम के लिए रास्ता एकदम साफ था, क्योंकि हैदराबाद चाहता था कि कर्नाटक मेरी सर्वोच्चता को स्वीकार कर ले, लेकिन वो तो कर नहीं रहा था। तो हैदराबाद के निज़ाम ने सोचा कि अब हम अपने किसी आदमी को कर्नाटक के गद्दी पे बैठा देंगे और बोलेंगे कि हाँ सर्वोच्चता मेरी स्वीकार कर लो, साइन कर लो। तो इस तरीके से दोनों एक हो जाएंगे। तो यही काम निज़ाम ने किया, और अनवरुद्दीन खान नाम का एक बंदा था, एक ऑफिशियल था, निज़ाम ने इसको गद्दी पे बैठा दिया।
इस तरीके से कर्नाटक और हैदराबाद दोनों एक अच्छे संबंध में आ गए और इनडायरेक्टली कहिए कि दोनों ने साथ में शासन करना शुरू कर दिया। ठीक है, ये था आपके कर्नाटक का बैकग्राउंड। कोई दिक्कत है? हम्म। मराठाओं ने कहाँ बैठाया? किधर ध्यान है आप लोग का? हम तो साफ साफ नहीं ध्यान है। हम तो साफ साफ बोले कि निजाम के लिए रास्ता एकदम साफ हो गया, तो निजाम ने खुद बैठाया अपने विश्वसनीय किसी शख्स को जिसका नाम था अनवरुद्दीन खान। हो गया क्लियर? कितने लोग कॉफी पी के आए हैं आज? हम बोले थे ना कॉफी पी के आइएगा आप लोग। कॉफी अगर नहीं मिले तो सस्ता जुगाड़ बताएं। नहीं नहीं नहीं, सुरती सुने खैनी। सब लोग खा के आइएगा, ठीक है? आप लोग के अम्मा अब्बा कहेंगे कहाँ अचानक ताली बजने लगी। चलिए, तो कर्नाटक का ये बैकग्राउंड आप लोग क्लियर हो गया। अब इसी कर्नाटक में एक के बाद एक 3 युद्ध हुए। पहला और तीसरा जो युद्ध था ना, वो भारत से कनेक्टेड था ही नहीं। वही वाली बात थी कि कहीं और फ्रांस और इंग्लैंड का युद्ध हो रहा है या दुनिया में कोई और युद्ध हो रहा है, दोनों कूद जा रहे हैं। और कूद रहे हैं तो इसका मतलब दुनिया के किसी भी कोने में फ्रांस और इंग्लिश मौजूद हैं साथ में, तो वहां पे वो लड़ रहे हैं। कांड भले ही कहाँ हुआ, ब्रिटेन में हुआ कांड, मान लीजिए ब्राजील में हुआ, लेकिन अगर ऑस्ट्रेलिया में भी नॉर्मली मौजूद है ना दोनों, तो वहां पे भी लड़ रहे हैं। तो यही चीज थी पहले और तीसरे युद्ध में। और सेकंड जो युद्ध था ना, वो भारत से ही कनेक्टेड था। तो तीनों युद्ध यहीं कर्नाटक में लड़े गए इसलिए। और तीनों युद्ध अंग्रेज और फ्रांसीसी के बीच में हुए। यही कारण है कि इसे एंग्लो फ्रेंच राइवलरी कहा जाता है या फिर कर्नाटिक वॉर कहा जाता है। तो शुरू करते हैं हम लोग पहला कर्नाटिक वॉर। ये आपका कब से कब तक हुआ? 1746 से लेके 48। पहली चीज, इस लड़ाई की वजह क्या थी, कॉजेस क्या थे? इस लड़ाई की वजह बहुत इंटरेस्टिंग थी। ऑस्ट्रियन वॉर ऑफ सक्सेशन। ऑस्ट्रियन वॉर ऑफ सक्सेशन का मतलब हिंदी में क्या बोलेंगे इसको, कि ऑस्ट्रिया में युद्ध चल रहा था कि कौन गद्दी पे बैठेगा, उत्तराधिकार की लड़ाई चल रही थी हिंदी में। ठीक है। ऑस्ट्रिया का जो राजा था उसका नाम था चार्ल्स सिक्स। 1740 की बात है। अच्छा, एक चीज ये थी ना कि ऑस्ट्रिया में ये रूल बना। पहले क्या होता था कि मान लीजिए कोई राजा है, राजा की डेथ के बाद अगला उसका बेटा फिर शासक बनेगा। लेकिन चार्ल्स सिक्स का कोई बेटा या बेटी कुछ थे नहीं। तो इसने रूल बनाया कि अब लड़कियां भी गद्दी पे बैठ सकती हैं। पहले सिर्फ बेटे बैठते थे। इसने कहा कि बेटियां या लड़कियां भी गद्दी पे बैठ सकती हैं। और उसने ये लड़कियों का रूल क्यों बनाया? क्योंकि इसकी खुद कोई बेटी भी तो नहीं थी। तो रूल बनाने की वजह यह थी ना कि इसका एक बड़ा भाई था जिसका नाम था जोसेफ फर्स्ट। ठीक है। उस जोसेफ फर्स्ट की 2 बेटियां थीं। एक का नाम था मारिया जोसेफा, नाम लिखना पड़ेगा। और एक का नाम था मारिया एमेलिया। ठीक है, ये 2 बेटियां थी। ऑस्ट्रिया के राजा के भाई की 2 बेटियां थीं और इन ये अपनी भतीजियों से बहुत प्यार करता था। तो इसलिए इसने फैसला किया कि मेरी तो कोई संतान है नहीं, तो मेरी भतीजी जो है गद्दी पे बैठ जाएगी। और ये वसीयत करके बेचारा ताबूत में चला गया। लेकिन इत्तेफाक से क्या हुआ, अब जैसे भी किस्मत इन लोग की रही हो,
इसकी डेथ के बाद पता चला कि उसकी बीवी जो है प्रेग्नेंट है और उसको एक बेटी पैदा होती है, यानी कि चार्ल्स सिक्स की ही एक बेटी पैदा हो जाती है जिसका नाम था मारिया थेरेसा। तो अब यहाँ पे एक डायलेमा वाली सिचुएशन आ गई। वसीयत करके किसके लिए गया? अपनी भतीजियों के लिए, क्योंकि उसके पास कोई संतान थी ही नहीं। लेकिन अब तो संतान आ गई थी, मारिया थेरेसा पैदा हो चुकी थी। तो अब यहाँ पे संघर्ष शुरू हो गया उत्तराधिकार के लिए। जोसेफ फर्स्ट चाहता था कि मेरी बेटियां जो है गद्दी पे बैठें क्योंकि वसीयत हुई है। लेकिन कायदे से देखा जाए, नेचुरल अगर सिस्टम देखा जाए, तो गद्दी पे कौन बैठेगा? राजा का बेटा या बेटी। तो यहाँ पे दोनों के बीच में संघर्ष हो गया। अब चार्ल्स सिक्स तो जिंदा है नहीं कि वो शॉर्ट आउट कर दे कि ठीक है मेरी बेटी ही बनेगी या तुम ही बन जाओ। तो अब ये लोग आपस में लड़ रहे हैं, कट रहे हैं, मर रहे हैं। तो यही एक वॉर शुरू हो गया वहां पे। तो वॉर शुरू हुआ तो दिक्कत कहाँ से क्रिएट हुई और ये बात लड़ाई तक कैसे पहुंची? तो देखिए, जोसेफ फर्स्ट का जो दामाद था ना, वो दामाद था प्रशिया का। प्रशिया बोले तो मान लीजिए आज का जर्मनी, ठीक है। जर्मनी का दामाद था ये जोसेफ फर्स्ट का, वहां का जो भी रहा हो, राजकुमारी या जो भी। तो अगर जोसेफ फर्स्ट वो राजा का भाई था, उसकी दो बेटियां थी ना, उन्हीं दो बेटियों में से ये था कि कोई गद्दी पे बैठ जाएगा। लेकिन गद्दी पे वो बैठती उससे पहले एक बेटी टुचुक करके पैदा हो गई, ठीक है। तो अब बेटी ही गद्दी पे बैठेगी। तो यहाँ पे नुकसान किसका हो रहा था? उन दो बेटियों का और जोसेफ फर्स्ट का, जो कि उन दो बेटियों का बाप था। और इत्तेफाक से वो अपनी बेटियों की शादी तय किया था जर्मनी में, ठीक है। तो जिससे शादी तय हुई थी ना, वो भी गुस्से में आ गए। क्योंकि अगर वो रानी बन जाती उसकी बीवी, तो जाहिर सी बात है उसका भी कंट्रोल तो होता है ना। तो इस वजह से जर्मनी, जो कि उस टाइम पे प्रशिया एक स्टेट था जर्मनी में ही, ठीक है। तो प्रशिया और ऑस्ट्रिया, जहाँ के गद्दी की बात थी, ये दोनों आपस में लड़ना शुरू हो गए, ठीक है। एक चाहता था कि मेरी बीवी के थ्रू गद्दी हमको मिल जाएगी, और ऑस्ट्रिया चाहती थी कि नहीं, राजा की बेटी ही अगली जो है अगली गद्दी पे बैठे। तो अब देखिए, ध्यान से बात को समझिएगा। यहाँ पे ऑस्ट्रिया और प्रशिया के बीच में लड़ाई हो रही है ना। यहाँ पे कोई फ्रांस का कनेक्शन दिख रहा है, ना यहाँ पे कोई इंग्लिश का या ब्रिटेन का कनेक्शन दिख रहा है। कनेक्शन आया कहाँ से? कनेक्शन यहाँ से आया कि ऑस्ट्रिया का सपोर्ट करने का फैसला किया ब्रिटेन ने। रशिया ने भी किया था, बट यहाँ पे आप ब्रिटेन जानिए। ब्रिटेन ने कहा कि हम ऑस्ट्रिया का समर्थन करेंगे, मारिया थेरेसा गद्दी पे बैठेगी। अब जैसे ही ऑस्ट्रिया का समर्थन ब्रिटेन ने किया, फ्रांस बोला कि हम किसका समर्थन करेंगे? हम प्रशिया का समर्थन करेंगे। अब यहाँ उन दोनों के बीच में लड़ाई शुरू हुई, कहाँ पे? यूरोप में। अब लड़ाई वहां शुरू हुई। अब ब्रिटेन और यूरोप दोनों चाहते थे कि अब हमारी यहाँ पे लड़ाई हो रही है ना, तो दुनिया के हर हिस्से में भी सब आपस में अब लड़ेंगे बैठ के। तो वहां से यूरोप से मैसेज भेजा गया भारत, फ्रांसीसी कंपनी को भी और ब्रिटिश कंपनी को भी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को भी, कि आप लोग देखिए भारत में लड़िएगा मत। भारत में आप लोग शांति व्यवस्था बनाए रखिए, अपना जो काम कर रहे हैं आप वहां पे आराम से काम करिए। तो फ्रांस का जो गवर्नर था भारत में, उसका नाम था जोसेफ फ्रैंकोइस डुप्ले। सिर्फ डुप्ले सिंपली बोला जाता है। तो डुप्ले कौन था? फ्रांस का भारत में गवर्नर था। इसने बोला कि ठीक है भैया, आपका जो हुक्म सर आंखों पे। आप लोग ने बोला कि भारत में शांति बनाए रखिए, तो हम लोग शांति बनाए रखेंगे, कोई टेंशन नहीं है। डुप्ले ने तुरंत व्हाट्सएप पे मैसेज किया किसको? इंग्लिश गवर्नर को। जो भारत में उस टाइम इंग्लिश गवर्नर था, उसको मैसेज भेजा कि देखिए भैया, आगे से ऑर्डर है, हम लोग यहाँ पे नहीं लड़ेंगे। वो लोग आपस में वहां लड़ रहे हैं और तो उनको लड़ने दीजिए, यहाँ पे हम लोग नहीं लड़ेंगे। इंग्लिश गवर्नर जो था वो बहुत अकड़ में था। उसने बोला कि हम तुम्हारे जो है, तुम मेरे जैसे कि हेड नहीं हो, तुम मेरे गवर्नर नहीं हो। हम लोग की अपनी मर्जी है, हमको जैसे करना है हम वैसे करेंगे। उसने बोला कि हमको शांति वांति नहीं रखनी है। उसने डुप्ले का प्रस्ताव खारिज कर दिया, रिजेक्ट कर दिया। इसी बीच क्या होता है कि 1746 में इंग्लैंड से फोर्स आती है भारत, और उसकी कमांड थी किसके हाथ में? बर्नेट के हाथ में।
बर्नेट जो है एक इंग्लिश कमांडर था। रास्ते में आते हुए इसने क्या किया, कई सारे फ्रांसीसी जहाज़ों पे हमला कर दिया और कई सारे फ्रांसीसी जहाज़ों को अपने कब्जे में भी ले लिया। तो भारत में जो शांति बनाने की बात की गई थी कि भारत में शांति बनी रहे, वो शांति यहाँ पे बर्नेट की वजह से भंग हो गई। तुरंत ये बात कहाँ से नहीं समझ में आया? कहाँ से? हाँ, हाँ, तो इंग्लिश जो गवर्नर था उसने बात नहीं मानी। किसी का माइक ऑन है, ऑफ कर लीजिए, आवाज जो है एको कर रही है। तो इंग्लिश गवर्नर ने बात नहीं मानी, लेकिन युद्ध की घोषणा नहीं की थी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली क्या हुआ, दुर्भाग्यवश, कि 1746 में इंग्लैंड से सेना आई थी, नेवी आई थी बेसिकली भारत। किसके कमांड में? बर्नेट की कमांड में। और बर्नेट ने क्या किया कि आते ही रास्ते में, और जो भी समुद्र में जो फ्रांस के जहाज मौजूद थे ना, उन जहाज़ों पे बर्नेट ने हमला कर दिया और कई सारे जहाज़ों को अपने कब्जे में भी ले लिया, न केवल हमला किया। जब ये बात डुप्ले को पता चली कि हम लोग शांति बनाए रखना चाहते हैं, फिर भी इन्होंने हमला कर दिया, फिर भी हमारे जहाज़ों को लूटा, तो अब तो युद्ध की बात आ गई, युद्ध की तैयारी करनी पड़ेगी। इसलिए डुप्ले ने तुरंत मॉरिशस मैसेज भेजा मदद के लिए, क्योंकि मॉरिशस में भी फ्रांस की हुकूमत थी और वहाँ पे जो फ्रांस का गवर्नर था उसका नाम था ला बोर्दनोई। बोर्दनोई इसका प्रोनाउंसिएशन है। मॉरिशस, मॉरिशस जो है इंडियन ओशन में आइलैंड है, कंट्री है, आइलैंड कंट्री है। वहाँ पे फ्रांस की हुकूमत थी और वहाँ का जो गवर्नर था उसका नाम था ला बोर्दनोई। डुप्ले ने इसको मैसेज भेजा, तो बोर्दोनोई ने बोला कि ठीक है, हम आते हैं, अगर ऐसी बात है, ऐसा मसला है तो हम आ रहे हैं। तो तुरंत उसके मैसेज पे बोर्दोनोई पहुंचा कहाँ पे? मद्रास। बोला कि देखते हैं कैसे अंग्रेजों ने जहाज वहाज हमारा लूट लिया। और आते ही इसने हमला किया और अंग्रेजी जो नेवी थी समुद्र में, उनको सबको हरा के चारों खाने चित कर दिया। और जितने भी अंग्रेजी अधिकारी थे उन सब ने सरेंडर कर दिया कि ठीक है भैया, हम हार गए, और उन सबको जेल में डाल दिया गया। तो सारी चीजें शॉर्ट आउट हो गई थी, कोई दिक्कत यहाँ पे थी ही नहीं। दिक्कत कहाँ से आई? दिक्कत आई लालच से। ला बोर्दोनोई जो था ना, ये एक नंबर का लालची इंसान था। जिन अंग्रेजों को इसने जेल में डाला, उन्हीं अंग्रेजों को उसने कुछ पैसे के बदले छोड़ने का फैसला कर दिया। उसने फ्रांस की गवर्नमेंट से नहीं पूछा, डुप्ले जो खुद भारत का गवर्नर था उससे भी उसने नहीं पूछा, बल्कि कुछ पैसे के चक्कर में उसने सारे अंग्रेजों को छोड़ने का फैसला कर दिया। उन्हीं अंग्रेजों में एक शख्स था जिसका नाम था रॉबर्ट क्लाइव, जो कि आगे चल के गवर्नर बनने वाला है अंग्रेजी हुकूमत का। ठीक है, तो सारे अंग्रेज छूट गए। तो काम यहाँ पे गड़बड़ हो गया। अब जाहिर सी बात है, रॉबर्ट क्लाइव एक नंबर का मक्कार था, एक नंबर का शातिर, एक नंबर का लड़ाका था। उसने पीछे पीछे लड़ाई की तैयारियां शुरू कर दी। डुप्ले को जब ये बात पता चली तो उसने भी लड़ाई की तैयारी शुरू की, क्योंकि रॉबर्ट क्लाइव जो था ये भाग के पहुंचा था फोर्ट सेंट डेविड। एक किला था ये मद्रास में। तो डुप्ले ने फैसला किया कि हम लोग मद्रास पे अटैक करेंगे। ठीक है, यहां तक दिक्कत है किसी को? दिक्कत है किसी को? ठीक है। अब यहाँ पे एंट्री होती है कार्नाटिक की। अब कार्नाटिक युद्ध है ना, अभी तक कार्नाटिक का नाम नहीं आया था, अब एंट्री यहाँ पे होती है। अब रॉबर्ट क्लाइव कहाँ जाके बैठा है? फोर्ट सेंट डेविड। फोर्ट सेंट डेविड आपका कहाँ पे है? मद्रास में। और मद्रास आपका कहाँ पे है? ये उस टाइम पे कर्नाटक का हिस्सा था। तो कर्नाटक का नवाब इस टाइम पे कौन है? अनवरुद्दीन खान नवाब बना बैठा है। अनवरुद्दीन खान ने तुरंत डुप्ले को एसएमएस किया, एसएमएस नहीं किया मतलब चिट्ठी भेजी, या जैसे भी मैसेज पहुंचाया कि देखो,
हम कर्नाटक में बिल्कुल भी बवाल नहीं चाहते। जो भी ये आप लोग का तामझाम है बंद करिए, एकदम लड़ाई हमको चाहिए ही नहीं। डुप्ले ने बोला कि देखो लड़ाई होगी तो तुम्हारा ही फायदा होगा। अनवरुद्दीन ने बोला कि थोड़ा हमको भी समझा दो कैसे फायदा होगा। तो डुप्ले ने बोला कि देखो हमको मद्रास पे हमला करने दो। जब मद्रास पे हम हमला करेंगे तो मद्रास मेरे कब्जे में आएगा, और जब मेरे कब्जे में आएगा तो मद्रास हम पूरी तरीके से तुमको सौंप देंगे। ठीक है। अनवरुद्दीन ने बोला कि ठीक है, बैठे बिठाए अगर हमको मद्रास मिल जाएगा तो क्या दिक्कत है, हमला करो तब। इस चक्कर में अनवरुद्दीन खान ने परमिशन दे दी, और हुआ भी यही। डुप्ले ने हमला किया, मद्रास डुप्ले के अधीन हो गया, कब्जे में आ गया। अनवरुद्दीन खान पहुंचा कि बताओ मद्रास अब मेरे हवाले करो। अनवर डुप्ले ने जो है मद्रास अनवरुद्दीन खान को देने से मना कर दिया, वादा उसने तोड़ दिया। इस बात पे अनवरुद्दीन खान को गुस्सा आया कि एक तो हम बोल रहे थे कि लड़ो मत, तो तुम लालच दिए कि मद्रास तुमको देंगे, और जब मद्रास जीत गए तो हम ही को देने से मना कर रहे हो। डुप्ले ने बोला कि जो करना है कर लो, हम तुमको नहीं देंगे। नवाब ने बोला कि ठीक है, हम भी दिखा देते हैं क्या कर सकते हैं। नवाब ने जो है तैयारी शुरू की, और 10,000 की सेना जो है, 10,000 से ज़्यादा की सेना तैयार की, और उसके लीडर थे हम ही, क्योंकि उसका नाम था महफूज। ठीक है। बट वो खान था, हम नहीं है। महफूज खान की लीडरशिप में कह रहे हैं, कमांडरशिप में जो है अनवरुद्दीन खान ने सेना तैयार की। यहाँ पे बुरी बात पता है क्या हुई, मतलब भारतीय के लिए बुरी बात क्या थी, कि फ्रांसीसियों की सेना जो है लगभग 230 के आसपास उन लोग के पास लोग थे, और उनकी कमांडरशिप जो थी वो थी पैराडाइज के हाथ में। पैराडाइज एक जो है कमांडर का नाम था। फिर भी इस युद्ध में फ्रांसीसियों की विजय होती है और नवाब हार जाता है। ये जो युद्ध होता है, जो लड़ाई होती है, उस लड़ाई को जाना जाता है बैटल ऑफ सेंट थॉम के नाम से, या फिर इसी को बैटल ऑफ अडियार के नाम से भी जाना जाता है। अडियार की लड़ाई या सेंट थॉम की लड़ाई। ठीक है। और ये लड़ाई हुई थी आपकी 1746 में। यहाँ तक किसी को भी किसी तरीके की दिक्कत है तो क्या चीज, क्या कह रहे हैं? एक लोग पहले बोलें फिर उसके बाद सेकंड। दोनों चुप। वही वाली बात हो गई, पहले आप पहले आप। 46 में। हाँ। और रिसालत जी आपका? 10,000 के आसपास अनवरुद्दीन के पास थी, 200-300 के आसपास इनके पास थी, फ्रांसीसियों के पास। ठीक है। तब भी हार गया। उसी हार का नतीजा था कि सेकंड फिर युद्ध शुरू होता है, आगे भी देखिएगा आप लोग। बहरहाल तो इस तरीके से अनवरुद्दीन खान की यहाँ पे हार हो जाती है। लेकिन लड़ाई बहुत लंबे वक्त तक नहीं चली, क्योंकि जो वॉर ऑफ सक्सेशन शुरू हुआ था ना, जो उत्तराधिकार की लड़ाई यूरोप में शुरू हुई थी, उसी वजह से तो यहाँ लड़ाई हुई। वो 1748 में खत्म हो गया, और यूरोप में एक संधि साइन हुई थी जिसका नाम था ट्रीटी ऑफ, इसका प्रोनाउंसिएशन बताएंगी? कौन कौन माइक ऑन कर सकता है? अच्छा, रमीशा और आप ही कर रही हैं, तो अब रिसालत बताइए चलिए। LA है, ठीक है। बताइए क्या प्रोनाउंसिएशन है इसका? TR, ये ट्रीटी है, ये ट्रीटी। ये नीचे का पढ़िए। हाँ, CHAPPEL। एक्सला चप्पल। चलिए दोनों गलत हैं। इस ट्रीटी का नाम है ट्रीटी ऑफ आइला शैपेल।
ठीक है। आइला शैपेल, ये 1748 में संधि साइन हुई। इस संधि में क्या फैसला लिया गया कि राजा की जो बेटी है मारिया थेरेसा, वही ऑस्ट्रिया की महारानी बनेंगी। आइला शैपेल की संधि, सीधी सी बात है। ठीक है। तो इस संधि के तहत मारिया थेरेसा को ऑस्ट्रिया की महारानी स्वीकार किया गया और फ्रांस को लुईबर्ग में जो है लुईबर्ग टेरिटरी दी गई थी नॉर्थ अमेरिका में, जिसका आपसे कोई कनेक्शन नहीं है। बहरहाल, तो इस तरीके से ये संधि के साइन होते ही ये युद्ध खत्म हो जाता है। लेकिन इस युद्ध का होना, अनवरुद्दीन की लड़ाई का होना, इन सब ने एक नई लड़ाई को जन्म दिया। वो जन्म कैसे दिया, इस कहानी से हम लोग बढ़ेंगे सेकेंड कार्नाटिक वॉर की तरफ। थके नहीं ना? बस तो नहीं होगा। 1750-49 से लेके 54। ठीक है। ये दूसरी लड़ाई हुई। दूसरी लड़ाई क्यों शुरू हुई, हम बताएं ना कि पहली और तीसरी का कनेक्शन भारत से नहीं था, लेकिन सेकंड वाले का था। इस लड़ाई का जो असल कॉज था वो महफूज खान की सेना में छुपा हुआ था। इतनी बड़ी सेना लेके भी जब अनवरुद्दीन खान की आर्मी जीत नहीं पाई, तो डुप्ले को इससे एक मैसेज मिला कि भारत के लोग, भारत के शासक बड़ी बड़ी बातें तो करते हैं, लेकिन उनके पास कोई भी मिलिट्री स्किल नहीं है, लड़ने की क्षमता नहीं है उनके पास। इतनी बड़ी सेना लेके भी अगर वो हार रहे हैं तो इसका मतलब क्या ही औकात है उनकी। ये डुप्ले का मानना था। और इसी बात को मान के डुप्ले ने एक रणनीति बनाई, रणनीति नहीं बल्कि कह लीजिए कि एक मक्कारी वाला यहाँ पे एक प्लान बनाया। उसने एक तीर से दो निशाने वाली प्लानिंग बनाई और फैसला किया कि हम लोग उस प्लान का इस्तेमाल करके भारत से अंग्रेजों को उखाड़ के फेंकेंगे। प्लान क्या था? प्लान ये था कि जब भी कोई दो राज्य लड़ेंगे आपस में, ठीक है ना, मान लीजिए पाकिस्तान और भारत लड़ रहे हैं आपस में, तो किसी एक का जो है समर्थन करके, या जो पावरफुल है उसका समर्थन करेंगे, दोस्ती निभाएंगे, हेल्प करेंगे लड़ाई में। और जब जीत जाएंगे तो वो हमारे सामने झुकेंगे क्योंकि हमने हेल्प किया। यही चीज इन्होंने यहाँ पे की कि जब भी कोई दो राज्य आपस में लड़ेंगे, दो राज्यों के बीच में कुछ आपस में मसला होगा, तो हम वहां पे बीच में घुस के अपनी टांग अड़ाएंगे, क्योंकि टांग अड़ाने के लिए बनी होती है। वहां पे अपनी टांग अड़ाएंगे और जो मजबूत होगा उसको हम सपोर्ट करेंगे, या फिर कमजोर भी होगा तो सपोर्ट करेंगे ताकि वो और ज्यादा हमसे दब के रहें। तो बहरहाल एक को सपोर्ट करेंगे और उनको जिताएंगे, और उनको जिता के फिर उनको गद्दी पे बैठा देंगे। और जब गद्दी पे हम बैठाएंगे तो जाहिर सी बात है वो राजा या वो बादशाह या वो नवाब हमारी सारी बातों को मानेगा। ठीक है। और जब वो सारी बातों को मानेगा तो हम क्या करेंगे, उनकी उनके राज्य में अपनी खुद की सेना भेजेंगे। और सेना भेजेंगे हम अपनी, लेकिन उसका खर्चा कौन निकालेगा? उस राज्य का शासक। ये पूरी प्लानिंग थी। बात समझ में आ रही है? मान लीजिए कि पाकिस्तान और इंडिया दोनों के शासक आपस में लड़ रहे हैं। अब पाकिस्तान का शासक मान लीजिए थोड़ा वीक है या कमजोर है, या जैसा भी है, कमजोर वीक छोड़ दीजिए। फ्रांसीसियों ने फैसला किया कि हम पाकिस्तान के शासक की मदद करेंगे युद्ध जीतने में। युद्ध हुआ, पाकिस्तान के शासक की मदद की फ्रांसीसियों ने, और पाकिस्तान जो है जीत गया। तो अब पाकिस्तान का जो शासक है वो फ्रांसीसियों के आगे तो झुक गया ना कि अरे भैया तुम लोगों ने मेरी मदद की, इसलिए अब तुम जो बोलोगे वो हम करेंगे। फ्रांसीसी एकदम गदगद कि जो हम चाहते थे वही हो रहा है। तो फ्रांसीसी क्या बोलेंगे, देखो हमको तुमसे कुछ नहीं चाहिए, बस एक छोटा सा काम करना है तुमको। हम तुम्हारे राज्य में यानी कि पाकिस्तान में अपनी सेना रखेंगे। इस सेना से तुम्हारा भी फायदा होगा, जब भी जरूरत पड़ेगी हम आर्मी भेज देंगे। लेकिन बस काम तुमको ये करना है कि इस सेना का खर्चा हम नहीं देंगे। सेना का खर्चा कौन देगा? पाकिस्तान ही देगा। ठीक है। तो ये प्लानिंग थी पूरी किसकी?
डुप्ले की। इससे फायदा क्या होगा ना कि ऐसे ही कई कई राज्यों में ये लोगों की हेल्प करेंगे और उन्हीं राज्यों के पैसे पे ये अपनी सेना पालेंगे, अपनी सेना पाल पाल के ये बढ़ाएंगे और इस तरीके से पूरे भारत में विस्तार करेंगे, मजबूत होंगे और अंग्रेजों को भारत से उखाड़ के फेंक देंगे। हाँ, प्लान समझ में आ गया ना? ठीक है। तो इसी प्लान के तहत रणनीति जो इन लोग को दो राज्य मिले ना सामने, वो दो राज्य कौन थे? एक तो आपका कर्नाटक था और दूसरा आपका था हैदराबाद। ठीक है। कैसे ये दो राज्य इनकी नजर में आए? पहले तो आप देखिए हैदराबाद को समझिए। हैदराबाद में निजामुल मुल्क की डेथ हो गई थी 1748 में। ठीक है। और निजामुल मुल्क की डेथ के बाद उसका एक बेटा था, नाम था नासिर जंग। ये हैदराबाद का अगला नवाब बन गया। अब कायदे से तो ये तो नेचुरल सिस्टम है ना कि जो निजाम मरा, जो रूलर मरा मरा, उसका बेटा अगला गद्दी पे बैठेगा। ये बेचारा गद्दी पे बैठ गया। लेकिन निजामुल मुल्क का एक नेफ्यू था। ठीक है। उसका नाम था मुजफ्फर जंग। मुजफ्फर जंग ने बोला कि नहीं, गद्दी पे हम बैठेंगे। हालांकि ये तो खून का रिश्ता नहीं है ना, गद्दी पे बैठने का इसका बिल्कुल भी हक नहीं था, लेकिन ये गद्दी पे बैठने के लिए लड़ रहा था। ये नेफ्यू था। ठीक है। तो ये मुजफ्फर जंग जो है गद्दी पे बैठने के लिए लड़ रहा था, जबकि हक किसका था? नासिर जंग। ये हैदराबाद की कहानी हो गई। दूसरी कहानी कहाँ की थी? आपके कर्नाटक की। कर्नाटक में आपको याद होगा कि असली उत्तराधिकारी जो था वो चंदा साहिब था। याद है? लेकिन गद्दी पे कौन बैठा था? अनवरुद्दीन खान बैठा हुआ था। याद है? तो यहाँ पे भी फ्रांसीसियों ने चाल चली। फ्रांसीसियों ने मराठाओं को मैसेज भेजा कि देखो भैया, तुमको जितना पैसा चाहिए पैसा ले लो और चंदा साहब को अपनी कैद से रिहा कर दो। मराठाओं ने बोला कि ठीक है, रिहा कर दे रहे हैं, पैसा भिजवा दो। उन्होंने पैसा दिया, चंदा साहब जो है रिहा हो गया। तो कर्नाटक में भी एक सीन क्रिएट हो गया। अनवरुद्दीन खान ऑलरेडी नवाब था ना, अब चंदा साहब भी आज़ाद हो गया। तो चंदा साहब आके क्या कह रहा है कि अब हम नवाब बनेंगे क्योंकि हम तो दामाद हैं उसके। तो दोनों ही राज्यों में एक वॉर ऑफ सक्सेशन शुरू हो गया। कर्नाटक में अनवरुद्दीन और चंदा साहब लड़ रहे हैं और हैदराबाद में नासिर जंग और मुजफ्फर जंग लड़ रहे हैं। क्लियर है यहाँ तक? हाँ। अब यहाँ पे डुप्ले ने अपनी चाल चली। क्या चीज? कर्नाटक में अनवरुद्दीन खान तो ऑलरेडी नवाब था ना, चंदा साहब को उसने रिहा करवा दिया ताकि चंदा साहब भी अपने जो है गद्दी पे अपना हक जताए। तो कर्नाटक में अनवरुद्दीन और चंदा साहब लड़ रहे हैं आपस में और हैदराबाद में नासिर जंग और मुजफ्फर जंग। अब फ्रांसीसियों को यहाँ पे क्या चाल चलने थे? फ्रांसीसियों ने बोला मुजफ्फर जंग को कि देखो भैया, हम तुम्हारी मदद करेंगे, युद्ध लड़ेंगे और नासिर जंग को हरा के तुमको हैदराबाद का निजाम बनाएंगे। और कर्नाटक में क्या बोला? चंदा साहब से बोला कि देखो, अरे तुम तो दामाद हो, तुम्हारा हक है, हम तुमको गद्दी पे बिठाएंगे और अनवरुद्दीन खान को गद्दी से हटाएंगे। ठीक है। क्योंकि अगर ऐसा होगा, मान लीजिए चंदा साहब जीत गया, तो वो क्या होगा? अल्टीमेटली फ्रांसीसियों का गुलाम होगा। और यहाँ पे मुजफ्फर जंग अगर जीत गया तो वो भी किसका गुलाम होगा? फ्रांसीसियों का। तो डुप्ले की जो रणनीति थी ना, वो एकदम सटीक यहाँ पे फिट बैठ रही थी और इसी रणनीति के तहत चंदा साहब, मुजफ्फर जंग और फ्रांसीसियों का एक गठजोड़ तैयार होता है, गठबंधन तैयार होता है। मुजफ्फर जंग प्लस चंदा साहिब प्लस फ्रेंच। ठीक है। ये लोग सारे इकट्ठे आते हैं और पहले ये लोग फैसला करते हैं कि हम लोग कर्नाटक पे युद्ध करेंगे और अनवरुद्दीन खान को मार के चंदा साहिब को गद्दी पे बिठाएंगे।
और इसी मकसद के साथ 1749 में ये लोग हमला कर देते हैं और यहाँ पे जो लड़ाई होती है उसको कहते हैं बैटल ऑफ अंबर, अंबर की लड़ाई। और इस लड़ाई में अनवरुद्दीन खान मारा जाता है और अनवरुद्दीन खान के मरते ही चंदा साहिब का रास्ता क्या हो गया, एकदम साफ हो गया। हालांकि अनवरुद्दीन खान का एक बेटा था, उसका नाम था मोहम्मद अली खान, लेकिन मोहम्मद अली खान जो है भाग के पहुंचा था हैदराबाद, और हैदराबाद में एक किला था ट्रिकनोपोली का किला, उस किले में जाके वो शरण ले लेता है। तो बहरहाल शरण उसने ले ली, लेकिन इस वक्त कर्नाटक क्या हो गया, क्या चीज, मोहम्मद अली खान अनवरुद्दीन खान का बेटा था। मान लीजिए कि अनवरुद्दीन खान की डेथ हुई ना, तो डेथ के बाद अगली बार अगली गद्दी पे बैठने का अधिकार किसका है, उसके बेटे का, मोहम्मद अली खान का। लेकिन मोहम्मद अली खान जो है खुद डर के हैदराबाद जाके छुप गया, किले में शरण ले ली उसने। तो ठीक है, शरण ली, बाद में फ्रांसीसियों ने उसका पीछा भी किया मारने के लिए, और पूरे किले को घेर के वो बैठे रहे। ठीक है कि जब वो किले से निकलेगा उसको मार देंगे और कर्नाटक का रास्ता एकदम साफ हो जाएगा। बट फिर भी तब तक के लिए उन्होंने क्या किया, चंदा साहिब को कर्नाटक का नवाब बना दिया। ठीक है, कोई दिक्कत, तो किसको बनाएंगे। अब चंदा साहब को बना दिया, चंदा साहब किसकी मदद से नवाब बना, फ्रांसीसियों के ना। तो चंदा साहब इसका मतलब, हाँ, डुप्ले की मदद से बना। तो डुप्ले का समझिए कि चंदा साहब एक तरीके से कठपुतली हुआ ना, जो डुप्ले बोलेगा, जो फ्रांसीसी बोलेंगे चंदा साहब करेगा। तो बहरहाल कर्नाटक एक तरीके से क्या हो गया, फ्रांसीसियों के अधीन हो गया इनडायरेक्टली। अब बचा कौन था, हैदराबाद। तो हैदराबाद की अब तैयारी इन तीनों ने की, और हैदराबाद में किसको निपटाना था, नासिर जंग को। लेकिन यहाँ पे जो लड़ाई हुई, उस लड़ाई में नासिर जंग की जीत हो जाती है इत्तेफाक से, और जो लड़ाई हुई थी ना उसका नाम था बैटल ऑफ विलियानूर, 1750 में। इस लड़ाई में नासिर जंग जीत जाता है। इसी नासिर जंग को हराना था ताकि मुजफ्फर जंग बैठे, लेकिन ये क्या होता है, जीत जाता है और मुजफ्फर जंग और फ्रांसीसी हार जाते हैं। लेकिन यहाँ पे किस्मत खराब थी नासिर जंग की। नासिर जंग की आर्मी का ही एक सरदार था, अफगान सरदार था। उस अफगान सरदार का कुछ आपस में मसला था, और उस अफगान सरदार ने नासिर जंग की हत्या कर दी। ठीक है, और अफगान जो है बड़े पावरफुल होते हैं, कभी अफगान की स्टोरी सुनाएंगे। तो नासिर जंग मर गया, उसको मारने की जरूरत ही नहीं पड़ी फ्रांसीसियों को और मुजफ्फर जंग को, और फ्रांसीसियों का रास्ता साफ हो गया। और फ्रांसीसियों ने बोला कि अब आज से हैदराबाद का जो निज़ाम होगा वो कौन होगा, मुजफ्फर जंग। ठीक है, तो डुप्ले ने जो सपना देखा, जो रणनीति बनाई, सफल हुई कि नहीं हुई। कर्नाटक में अपने मनपसंद का नवाब बैठा दिया, और हैदराबाद में भी अपने मनपसंद का निजाम बना दिया। और ये करने के बाद डुप्ले ने अपनी असली रणनीति दिखाई, पहुंचा मुजफ्फर जंग के पास, बोला कि देखो हमने आपको जिता दिया है, बस हमारा छोटा सा काम करिए, अपने हैदराबाद में हमारी एक सेना रखिए, जब भी आपको ज़रूरत पड़ेगी हम सेना आपको देंगे, लेकिन सेना का सारा खर्च आपको देना होगा। मुजफ्फर जंग बोला कि अरे बिल्कुल हुजूर, ऐसा कैसे कि हम नहीं रखेंगे, आपने हमारी इतनी मदद की, आपकी वजह से जो है आपके रहमो करम पे हम निज़ाम बन गया, आप जो बोलें सब मंजूर है। तो वहाँ पे फ्रांसीसियों ने अपनी सेना भेज दी, और निज़ाम ने बल्कि कुछ ज़िले भी दे दिए फ्रांसीसियों को, कह रहे कुछ ज़िले भी रखिए, सिर्फ सेना से क्या होगा। ठीक है, तो इस तरीके से फ्रांसीसियों का जो है वर्चस्व बढ़ा, कई सारे तोहफे मिले, कई सारे ज़िले मिले, और डुप्ले को इसने गवर्नर भी बना दिया। ठीक है, तो अभी नई नई पावर इसको मिली थी, नई नई शक्ति मिली थी, तो शायद थोड़ा सा अंधा हो गया, वो लॉन्ग टर्म में चीज़ें सोच नहीं पाया। हाँ, डुप्ले उस एरिया का वहाँ का गवर्नर बन गया। ठीक है,
कृष्णा नदी के दक्षिण का जो इलाका है वहां का वो गवर्नर बना दिया गया। बाकी वो फ्रांस, जो फ्रांसीसी एम्पायर है ना, उसका भी वो गवर्नर है, उसमें कोई वो नहीं, कंफ्यूज नहीं होगा। दूसरी चीज एक ये कि यहाँ जो हैदराबाद में जो सेना रखी फ्रांसीसियों ने, उस सेना का जो जनरल था उसका नाम था बसी। ठीक है, ये भी नाम याद रखिएगा। बहरहाल, तो इस तरीके से डुप्ले ने जो सोचा वो किया, लेकिन इसमें पूरी कहानी में एक चीज मिसिंग है। पता है क्या मिसिंग है? वो मिसिंग है अंग्रेज। क्योंकि कर्नाटिक युद्ध असल में किसका युद्ध है? फ्रांसीसियों का और अंग्रेजों का। लेकिन अंग्रेज की तो अभी तक एंट्री ही नहीं हुई। एंट्री कैसे होती है? एंट्री करवाता है यहाँ पे रॉबर्ट क्लाइव। रॉबर्ट क्लाइव ने एक रणनीति बनाई है, बड़ा ही चालाक लोमड़ी कहा जाता है इसको। ठीक है ना? क्या रणनीति बनाई? इसने कहा कि जो डुप्ले ने प्लान बनाया ना। क्या चीज? रॉबर्ट क्लाइव। ठीक है, रॉबर्ट क्लाइव ने क्या रणनीति बनाई? इसने कहा कि डुप्ले ने जो प्लान बनाया था उस प्लान को हम रिवर्स करेंगे। कैसे रिवर्स करेंगे? अब थोड़ा सा अपना माइंड रिवर्स करिए। कर्नाटक का नवाब कौन है इस वक्त? कौन बताएगा? हाँ? कर्नाटक का नवाब कौन बना है? हाँ, चंदा साहिब हैं। मुजफ्फर तो हैदराबाद का निजाम है। ठीक है, चंदा साहिब। क्या चीज? मुजफ्फर जंग निजाम है हैदराबाद के। ठीक है, और चंदा साहिब जो है कर्नाटक के नवाब है। बहरहाल, चंदा साहिब कर्नाटक के नवाब बने। कैसे नवाब बने थे? कोई एक लोग बताएं फटाक से। बताएं। हाँ, तो डुप्ले ने क्या किया था कि ये नवाब बना? किसको मारा डुप्ले ने? अनवरुद्दीन को मारा, लेकिन उसमें एक छोटी सी बात बताई हमने कि उसका एक अनवरुद्दीन का बेटा था जो भाग गया था। मोहम्मद अली खान भागा था ना? तो मोहम्मद अली। हाँ ठीक है, अब देखिए, अब सुनिए आप लोग, माइक ऑफ करिए। अब देखिए, मोहम्मद अली खान जिंदा था जो कि असली वारिस था कर्नाटक की गद्दी का। रॉबर्ट क्लाइव ने क्या फैसला किया कि अब डुप्ले की चाल को उल्टा करेंगे हम, क्योंकि असली वारिस मोहम्मद अली खान है। तो हम मोहम्मद अली खान को गद्दी पे बिठाएंगे, चंदा साहब को हटाएंगे। इससे फ्रांसीसियों का वर्चस्व खत्म हो जाएगा। लेकिन दिक्कत क्या थी? दिक्कत ये थी कि मोहम्मद अली खान, जैसा कि अभी आप लोगों ने रिकॉल किया, कि वो बैठा हुआ था कहाँ पे? हैदराबाद में, हैदराबाद के किले में, ट्रिक्नोपॉली का किला। तो टिक्नोपॉली के किले को फ्रांसीसी तो घेर के बैठे थे कि जैसे ही मोहम्मद अली निकले हम उसका खून पी जाएं। तो क्लाइव को समझ नहीं आ रहा था कि ऐसा क्या करें कि मोहम्मद अली खान को भी बचा लें, चंदा साहिब भी साइड हो जाए, और कर्नाटक का वर्चस्व, मतलब कर्नाटक पे हमारा वर्चस्व हो जाए। इसके लिए क्लाइव ने एक प्लान बनाया। क्लाइव ने ना फ्रांसीसियों को इनडायरेक्टली मैसेज भेजा कि हम लोग जो है आरकोट पे युद्ध करेंगे। आरकोट क्या था? कर्नाटक की राजधानी। क्लाइव ने इनडायरेक्टली, जानबूझ के फ्रांसीसियों तक ये बात पहुंचवाई। क्या चीज? किसने? पूछेगा ही नहीं। क्लाइव जो है, इसका दिमाग इतना चलता था, इसीलिए तो ये गवर्नर बन गया था। ठीक है ना? चलिए, तो आरकोट पे अटैक करने का फैसला किया।
फैसला एक्चुअली में आर्कोट पे अटैक करना नहीं था, बस फ्रांसीसियों को उसने जानबूझ के बोला कि हम आर्कोट पे हमला करने वाले हैं। जब ये बात फ्रांसीसियों को पता चलेगी तो वो ट्रिक्नोपॉली का जो किला घेर के बैठी थी उनकी सेना ना, वो सेना को क्या कर देंगे, 50-50 कर देंगे। और आधी सेना 50% कहाँ भेजेंगे, आर्कोट में, कि जल्दी से आर्कोट जाओ क्योंकि रॉबर्ट क्लाइव हमला करने वाला। जब आधी सेना आर्कोट पहुंच जाएगी तो ट्रिक्नोपॉली जो सुरक्षा है वो कम हो जाएगी। और रॉबर्ट क्लाइव हमला एक्चुअली में कहाँ करवाएगा, वो हमला एक्चुअली में होगा ट्रिक्नोपॉली में, और मोहम्मद अली को वहां से बचाया जाएगा। ठीक है, ये फैसला हुआ, ये डिसीजन हुआ। और रॉबर्ट क्लाइव की सेना बड़ी छोटी सी थी, आई थिंक 300 इंग्लिश थे, 200 भारतीय थे, या 200 इंग्लिश थे, 300 भारतीय, ऐसे कुछ था। 500 सेना थी ओवरऑल। और श्रिंगर लॉरेंस की कमांडरशिप में रॉबर्ट क्लाइव ने सेना भेजी ट्रिक्नोपॉली में, और मोहम्मद अली खान को बचा लिया गया। और इस युद्ध में फ्रांसीसियों की हार हो जाती है। ठीक है, कोई दिक्कत। ट्रिक्नोपॉली की के किले को फ्रांस की सेना घेर के बैठी थी ना, कि जैसे ही मोहम्मद अली निकलेगा हम मार देंगे। राइट, दिक्कत है यहाँ तक, ये समझ में आ रहा है? हाँ बोलते रहिए। तो ट्रिक्नोपॉली को घेर के बैठी हुई थी फ्रांसीसी सेना। क्लाइव ने क्या बोला कि हम आर्कोट पे हमला करेंगे। डुप्ले ने बोला कि आर्कोट आर्कोट पे अगर हमला होने वाला है तो ट्रिक्नोपॉली की आधी सेना तुरंत आर्कोट भेजो, ताकि आर्कोट को हम लोग बचा सकें, क्योंकि राजधानी है वो। आधी सेना जैसे ही आर्कोट आई, रॉबर्ट क्लाइव ने हमला अल्टीमेटली कहाँ किया, ट्रिक्नोपॉली पे किया, क्योंकि उसको मोहम्मद अली खान को बचाना था। और इस तरीके से मोहम्मद अली खान को बचा लिया गया, फ्रांसीसियों को हार का सामना करना पड़ा। क्लियर है यहाँ तक? किसी को कोई दिक्कत? हाँ, चालाकिल के लिए बचा रहे हैं ताकि चंदा साहब को हटाया जाए, मोहम्मद अली खान को बैठाया जाए। और यही होता भी है। चंदा साहब जो है फरार हो जाता है। फरार होके वो भागता है कहाँ, तंजौर। और तंजौर से मराठाओं ने फिर से चंदा साहब को किडनैप कर लिया, और फिर फाइनली मराठाओं के हाथ से ही चंदा साहब मारा जाता है। और कर्नाटक की गद्दी खाली हो जाती है, और अंग्रेजों ने मोहम्मद अली खान को कर्नाटक की गद्दी पे बैठा दिया। ठीक है, ठीक है, ठीक। तो इस तरीके से कर्नाटक जो फ्रांस के हाथ चला गया था, वो कर्नाटक अल्टीमेटली अंग्रेजों के अधीन हो गया, क्योंकि उन्होंने अपना नवाब वहां पे अपने हेल्प के थ्रू बना दिया। अब बात बचती है कहाँ की, हैदराबाद की। हैदराबाद में कौन गवर्नर है, फटाफट बता, गवर्नर कह रहे हैं, निजाम कौन है? आज आज माइंड उल्टा चल रहा है। आज सच में ये भांग पी के आई है। कल से आप लोग सब लोग सुर्ती लेके आइएगा क्लास में, ठीक है? मुजफ्फर जंग था, ठीक है ना? तो ठीक वही चीज हुई जैसे नासिर। हाँ, आप बताए थे, हम रमीशा जी को बोले, क्योंकि ये सब में उल्टा बोल रही हैं। तो हैदराबाद का निजाम कौन है इस टाइम पे, मुजफ्फर जंग है। इतिहास ने फिर से अपने आप को दोहराया। नासिर जंग को उसी की आर्मी के एक सरदार ने, अफगान सरदार ने मारा था ना। वही चीज यहाँ पे रिपीट हुई। मुजफ्फर जंग भी अपने ही लोगों के द्वारा मारा गया। अब जैसे ही मरा, अंग्रेजों का रास्ता यहाँ पे साफ हो गया। ठीक है। और यहाँ पे आसफ जाह का एक बेटा था। क्या चीज? हाँ, हाँ, ठीक है। पर उन लोगों का आपस में कुछ इशू था। ठीक है, वो हैदराबाद की हिस्ट्री पढ़िएगा तो उसमें डिटेल में घुसिएगा। तो यहाँ पे आपस में कुछ इशू था, मुजफ्फर जंग की डेथ हुई। और इत्तेफाक से यहाँ पे फिर अगला जो निज़ाम बना, वो था आपका सलाबत जंग। सलाबत जंग कौन था, ये एक्चुअल में जो है उत्तराधिकार कहा जा सकता है, क्योंकि ये आसफ जाह का बेटा था। ठीक है, कोई दिक्कत किसी को यहाँ तक?
इस तरीके से जो डुप्ले की चाल थी वो डुप्ले की चाल रिवर्स हुई अंग्रेजों के द्वारा, और जिस अंग्रेजों को डुप्ले ने भारत से खदेड़ने की प्लानिंग की थी वही अंग्रेज भारत में और ज्यादा क्या हो गए, मजबूत हो गए। ठीक है। आसफ जाह का, निजामुल मुल्क का बेटा था। हाँ, तो डुप्ले की सेना भी गई यहाँ से, क्योंकि अब तो अंग्रेजों की बात चलेगी यहाँ पे ना, क्योंकि अंग्रेज जीत गए थे। अब जैसे ही ये बात यूरोप में फैली कि अंग्रेज और जो है फ्रांसीसी और अंग्रेजों के बीच में युद्ध हुआ है और फ्रांसीसी हार गए हैं, कई सारे फ्रांसीसी को कैद कर लिया गया है, तो वहां पे यूरोप में एक मीटिंग हुई, और वहां पे फ्रांस के फाइनेंस मिनिस्टर थे, उन्होंने एक मीटिंग बुलाई। सारे देशों के फाइनेंस मिनिस्टर इकट्ठा थे, उसमें ब्रिटेन और फ्रांस के भी थे, क्योंकि लड़ाई इन्हीं दोनों के बीच में हुई थी। तो फ्रांस के फाइनेंस मिनिस्टर ने बोला कि देखो भैया, जो लड़ाई होनी थी हो गई है, हम अपनी हार स्वीकार करते हैं, बस तुम इतना कर दो कि जितने भी कैदी हमारे हैं भारत में उन कैदियों को छोड़ दो। ब्रिटिश ने बोला कि हम बिल्कुल छोड़ने वाले नहीं हैं, क्योंकि जैसे ही हम छोड़ेंगे तुम्हारा जो महान डुप्ले है ना वो फिर से हमला कर देगा। फ्रांस के फाइनेंस मिनिस्टर ने बोला कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा, डुप्ले को भी हम लोग वापस बुला लेंगे, तो हमले का कोई डर नहीं होगा। तो ब्रिटिश ने बोला कि ठीक है, अगर डुप्ले वापस आएगा तो हम भी फ्रांस के जितने भी कैदी हैं उनको छोड़ देंगे। ये समझौता वहां पे हुआ। इस समझौते के तहत फ्रांस ने डुप्ले को वापस बुलाया। जितने भी कैदी फ्रांस के मौजूद थे, अंग्रेजों ने जो कैद किए थे, उन कैदियों को भी छोड़ने का फैसला किया गया, और इस तरीके से ये जो दूसरा युद्ध है वो खत्म हुआ, और एक संधि साइन की गई, ट्रीटी ऑफ पौंडीचेरी, पौंडीचेरी की संधि 1754 में। ठीक है। और उसमें यही सारी बातें थी कि फ्रांस के कैदियों को छोड़ा जाए, मोहम्मद अली को ऑफिशियली आधिकारिक तौर पे कर्नाटक का नवाब माना गया, और ये फैसला किया गया कि अब कोई भी आंतरिक मैटर में, इंटरनल मैटर में हस्तक्षेप नहीं करेगा। जैसे अभी डुप्ले ने किया ना, इंटरनल मैटर था राज्यों का, उसमें हस्तक्षेप किया, तो ये भी फैसला किया गया कि अब आप लोग जो है आंतरिक कामों में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। बाय द वे, डुप्ले का वापस बुलाया जाना फ्रांसीसियों के पतन की भी एक वजह रहा। ठीक है, क्योंकि डुप्ले जैसा शातिर और समझदार कोई और गवर्नर भारत में फ्रांसीसियों का नहीं था।